अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल अहमद है। वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिकल इन्फॉर्मेशन विद इस्माइल। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी के एक यूनिट इम्यूनिटी का। ठीक है, इम्यूनिटी जो कि बीएसएन का माइक्रोबायोलॉजी का, इसके अलावा भी मुख्तलिफ फील्ड्स में मुख्तलिफ डिप्लोमा या डिग्रीज़ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना किसी देर के स्टार्ट कर देते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी माइक्रोबायोलॉजी का एक यूनिट है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इम्यूनिटी क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजन। ठीक है, बॉडी की वो सलाहियत जो वो मज़ाहमत लगाए पैथोजन के ख़िलाफ़। यानी कि पैथोजन क्या है? वो सब्सटेंस या वो चीज़ जो हमारी बॉडी की नहीं होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर हो जाती है तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है। तो उस मज़ाहमत की सलाहियत को हम इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है एंटीजन। एंटीजन क्या है? अ सब्सटेंस दैट कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। ऐसा सब्सटेंस जो वजह बने एंटीबॉडीज़ के बनने की। ठीक है, इसके अलावा हम एंटीजन की दूसरी डेफिनेशन यूँ लिख सकते हैं, यूँ कह सकते हैं इसको कि एंटीजन वो सब्सटेंस है जो कि काउज़ करता है डिजीज़ या हार्म काउज़ करता है, या हमारी बॉडी के पार्ट नहीं होता, या हमारी बॉडी का कोई भी हिस्सा नहीं होता, ये फॉरेन पार्टिकल होता है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो नॉन एज इम्यूनोजन। ठीक है, इसको इम्यूनोजन भी कहते हैं। एंटीजन का सेकेंड नेम इम्यूनोजन भी है। ठीक है, एंटीबॉडी अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ठीक है, जब भी कोई एंटीजन दाखिल हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स, उसके जवाब में जो चीज़ बनती है, जो एक प्रोटीन का एक सब्सटेंस बनता है जिसे हम एंटीबॉडी भी कहते हैं। और एंटीबॉडी जो है, एंटीबॉडी का सेकंड नेम जो है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, एंटीबॉडी का सेकंड नेम इम्यूनोग्लोबुलिन भी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट क्या है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू फाइट ऑफ अ पैथोजन थ्रू स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। एबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ रेजिस्टेंट क्या है? द एबिलिटी ऑफ बॉडी फाइट ऑफ, यानी कि पैथोजन आया, उसके ख़िलाफ़ जब हमारी बॉडी लड़ेगी उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंट। फिर वो लड़ना चाहे स्पेसिफिक हो या नॉन स्पेसिफिक, यानी किसी मखसूस के ख़िलाफ़ हो या कोई मखसूस ना हो, सब के ख़िलाफ़ हो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट। तो हमारे इम्यूनिटी के टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अब हम पढ़ेंगे WBC, क्योंकि WBC ही वो वाहिद है जो कि इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। अच्छा, WBCs क्या होते हैं ये हमने आज पढ़ना है। ठीक है, अगर हम देखे जाएं तो WBCs को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स पर। ठीक है, WBCs को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट्स में। पहला जो होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइड। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो हमारे पास, उसको हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइड। ठीक है, अब हम देखें तो हमारे पास ग्रेन्युलोसाइड्स के अंदर 3 टाइप्स होती हैं। पहला है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इजिनोफिल्स, तीसरा है बेसोफिल्स। अगर हम देखें तो ग्रेन्युलोसाइड्स के अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, और इसको याद करने का बेसिकली यानी कि आसान तरीका ये है कि आप इतना याद रखें कि ग्रेन्युलोसाइड्स के अंदर फिल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आप फिल्स करके याद रखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स, बेसोफिल्स, तमाम फिल्स जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइड्स की किस्म हैं।
और अगर हम यहाँ पर आते हैं, इसमें देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर, तो इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। ठीक है, तो इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि हम यूं याद रख सकते हैं कि ए ग्रेन्युलोसाइट के अंदर साइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, साइड्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं उसको सब डिवाइड करके बात करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो ये होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये इनगल्फिंग का काम करते हैं। ठीक है, कोई भी आएगा पैथोजन आएगा तो ये उसको इनगल्फ कर देंगे, और ये हमारे पास काम आते हैं एलर्जिक कंडीशन में। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे हाइपर सेंसिटिविटी, तो वहाँ पर इनका मेन काम होता है। अब हम आते हैं इस पर, तो हमारे पास इसमें ज़्यादा काम जो होता है वो होता है लिम्फोसाइट का। ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स सबसे ताकतवर सेल्स होते हैं। अब अगर हम लिम्फोसाइट्स को डिवाइड करें, तो लिम्फोसाइट जो हमारे पास हैं वो बेसिकली डिवाइड होते हैं दो उस पर। ठीक है, दो चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास खिलाते हैं टी सेल या टी लिम्फोसाइट, और एक हमारे पास खिलाते हैं बी सेल या बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये दो बेसिकली हमारे पास लिम्फोसाइट की किस्में हैं। अब अगर हम इनकी सब डिवीज़न देखें तो टी सेल जो हमारे पास होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं 4 पार्ट्स में। ठीक है, इसके फिर सब 4 पार्ट्स होते हैं। टी सेल की भी मज़ीद 4 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं टी के सेल, एक को हम कहते हैं टी एच सेल, एक हमारे पास होता है टी एस सेल, और एक हमारे पास होता है टी एम सेल। ठीक है, तो ये 4 जो हमारे पास होते हैं ये टी सेल की टाइप्स हैं हमारे पास। ठीक है, इस सेल के हमारे पास टाइप हैं जो कि लिम्फोसाइट का एक हिस्सा है, एक किस्म है। तो अगर हम टी के सेल को देखें तो इसका सेकंड नेम जो है वो है टी सी सेल। ठीक है, अच्छा, टी के सेल और टी सी सेल का काम क्या होता है? इसको हम कहते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल या टी किलर सेल। ठीक है, अब जाहिर बात है, नाम से ही जाहिर हो जाता है कि टी किलर सेल का मतलब ही यही है कि टी के सेल क्या काम करेंगे? किलिंग का काम करेंगे। जो भी एंटीजन आएगा, पैथोजन आएगा, ये उसको किल कर देंगे। टी हेल्पर सेल हमारे पास सेकंड टाइप है, टी हेल्पर सेल। ठीक है, अब नाम से जाहिर होता है कि हेल्पर का मतलब यही है कि मदद करना। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे बाकी टी सेल्स की, यानी टी के सेल, टी एस सेल और टी एम सेल की। ठीक है, ये एक यानी कि ये मैसेज जो होगा, कोई भी मैसेज जो होगा इनको मिलेगा, तो ये उस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे, फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन, सेकंड लाइन से थर्ड लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड लाइन जो होता है ना, ये उसके अंदर काम आता है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका मेन रोल होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं टी एस सेल का। टी एस सेल का फुल फॉर्म जो है वो टी सप्रेसल सेल है। ठीक है, टी सप्रेसल सेल, और इसका सेकंड नाम जो हमारे पास है, इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं टी रेगुलेटरी सेल। ठीक है, अच्छा, इसका बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि जब कोई भी एंटीजन हमारे अंदर इंटर होता है, कोई पैथोजन आ जाता है, तो हमारा जो इम्यूनिटी है वो उसके ख़िलाफ़ फाइट करती है, एक्टिवेट हो जाती है और सेल सिक्रीट करना
यानी सेल बनाना शुरू कर देती है। तो सेल बनाते 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 एक मखसूस वक्त ऐसा आता है जब हमारे पास जो होता है एंटीजन तमाम मर जाते हैं, बट इम्यून जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो मज़ीद टीके सेल हो गया और मुख्तलिफ सेल बना रहा होता है। टू टी सेपरेसल सेल क्या काम करता है, जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन या पैथोजन ख़त्म हो जाते हैं तो ये मैसेज प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी को कि एंटीजन या पैथोजन ख़त्म हो चुके हैं, तो इम्यून सेल्स बनाना बंद कर दें। ठीक है, इसका काम होता है इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन को स्टॉप करना जब एंटीजन ख़त्म हो जाए, ठीक है, या मर जाएं। अब हमारे पास नीचे जो है वो है टी मैसेंजर सेल, टी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल। मेमोरी से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसका क्या काम होता है। ये इंफॉर्मेशन को स्टोर कर देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर करने के बाद क्या होगा कि वो अगर वो एंटीजन दोबारा आएगा तो ये उसके ख़िलाफ़ इजीली ये हमारे टी के सेल या इम्यूनिटी को जाके बोल देंगे कि ये फ़लाँ किस्म का सेल आया हुआ है, एंटीजन है हमारा, और उसकी इन्फॉर्मेशन ये है, उसके ख़िलाफ़ कौन सी एंटीबॉडी या कौन सा सेल बनाना है, तो वो इम्यून सिस्टम इजीली कर लेगा। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, बी सेल की तरफ। ठीक है, हमारा टी सेल कवर हुआ, अब हमारे पास है बी सेल। बी सेल बेसिकली ये भी डिवाइड होते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, बी सेल का देखा जाए तो बी सेल प्लाज्मा सेल भी बनाते हैं। ठीक है, और बी सेल बनाते हैं मेमोरी सेल। ठीक है, अब प्लाज्मा सेल बनाया और मेमोरी सेल बनाया। मेमोरी सेल क्या काम करते हैं ये तो सबको पता है कि ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं किसी भी एंटीजन की। ठीक है, और प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करते हैं कि एक मरतबा कोई भी एंटीजन आ गया, उसकी मेमोरी इसने स्टोर कर ली मेमोरी सेल ने, तो लॉन्ग टर्म जब तक इंसान ज़िंदा है उसकी इन्फॉर्मेशन इनके पास स्टोर रहेगी। तो दोबारा अगर वो एंटीजन आया तो ये इजीली उसकी हमारे जिस्म की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा सेल की। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडी कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये याद रखना है। अब एंटीबॉडीज़ कितनी किस्म की होती हैं, 5 टाइप्स की। हमारे पास कितनी किस्म की एंटीबॉडीज़ हैं, 5 टाइप्स की, 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी कौन कौन सी हैं, क्या हैं, वो हम अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे जिस्म के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ की। ठीक है, हमारे अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ होती हैं। पहली जो है वो है IgG, IgM, IgE, IgA और IgD। ठीक है, अब हम देखते हैं IgM का क्या फंक्शन है, IgE का, IgG का, IgA का और IgD का। ठीक है, इसको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। अच्छा, IgM का क्या फंक्शन है हमारे पास, IgM को हम ये भी कहते हैं कि ये फर्स्ट या प्राइमरी रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, कोई भी एंटीजन आएगा, जो भी आएगा, तो हमारे बॉडी को ये क्या करेगी, प्राइमरी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और IgG को हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके ये बेसिकली एक दो नाम और होते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का सेकंड नेम थर्ड नेम याद रखना लाजिम होता है, क्योंकि पेपर में MCQs वाइज पूछा जा सकता है कि IgM को हम क्या कहते हैं या IgM का सेकंड नेम क्या है। ठीक है, अच्छा, IgM के अगर हम हवाले से देखें तो ये इसका बेसिक ये कहाँ पर बनती है, ये बनती है फीटस के अंदर। ठीक है, फीटस के अंदर बनती है, कब बनती है, जब एंटीजन एंटर होता है। ठीक है, एंटीजन के एंटर होने के बाद हमारा जो बॉडी होता है वो सेल्फ प्रोडक्शन करता है। ठीक है, हमारा बॉडी जो है वो IgM को सेल्फ प्रोडक्शन करता है। ठीक है, खुद बनाता है इसे। तो जैसे ही एंटीजन आया
हमारे फीटस के अंदर, ठीक है। फीटस के अंदर आने के बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी आईजीएम को बनाता है और सेल्फ प्रोडक्शन करता है उसकी, और उसके बाद एंटीजन के खिलाफ ये रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। अगर हम बेसिकली इसका एक और देखें तो हमारे बॉडी के अंदर आईजीएम जो होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है, ठीक है। हाई क्वांटिटी बोले तो ज़्यादा तादाद में मौजूद होता है, ठीक है। ज़्यादा तादाद में मौजूद होने की वजह से ये इजीली वर्क कर सकता है, ठीक है ना। हाईएस्ट क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं आईजीजी की। आईजीजी का हमने आपको बता दिया था कि इसका ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स करता है। कोई भी हमारे पास एंटीजन आएगा, पैथोजन आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी आईजीएम बनाएगी। आईजीएम से अगर काम नहीं चला, आईजीएम कमज़ोर पड़ गया, कोई ऐसी वजह हुई कि आईजीएम काम नहीं कर पा रहा, कोई रेजिस्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, आईजीजी रिलीज़ होगा, ठीक है। आईजीजी हमारे बॉडी में बनना शुरू हो जाएगा। आईजीजी को हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स नाम से ही जाहिर होता है कि ये सेकेंड नंबर पे आएगा, ठीक है। अब हम देखे जाएं तो आईजीजी वो वाहिद एंटीबॉडी है कि जो क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को, ठीक है। ठीक है, ये इजीली क्रॉस कर लेती है प्लेसेंटा को, ठीक है। यानी कि मदर टू बेबी आने के लिए प्लेसेंटा को क्रॉस करना पड़ता है, तो ये इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईजीए की। आईजीए कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बेसिकली आईजीए प्रेजेंट होता है बॉडी सिक्रीशंस पर, ठीक है। प्रेजेंट इन द बॉडी सिक्रीशन, ठीक है। अब बॉडी सिक्रीशन कौन कौन सी है हमारे पास? टीयर्स हो गए हमारे पास, इसके अलावा टीयर्स के अलावा हमारे पास ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास सलाइवा, थूक। इसके अलावा हमारे पास कहीं पर बॉडी कोई सीक्रेट कर रही है, कोई चीज़ खारिज कर रही है, ठीक है। खारिज से मुराद ये नहीं है कि वो एलिमिनेट कर रही है, कहीं से भी, जैसे हमारे मुंह के अंदर थूक बनता है, तो जो थूक जहाँ से बनता है, ब्रेस्ट मिल्क जहाँ पर बनता है निकलता है, और टीयर्स जहाँ पर बनते हैं निकलते हैं, वहाँ पर आईजीए प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं आईजीई की। आईजीई कहाँ पर होता है? बेसिकली ये काम करता है एलर्जिक कंडीशन में, ठीक है। जब भी एलर्जी कंडीशन कॉज होगी तो ये काम करेगा, ठीक है। यूँ कहें कि इन एलर्जिक कंडीशन आईजीई प्रोड्यूस, ठीक है। जब भी एलर्जी कंडीशन होगी तो आईजीई प्रोड्यूस होगा, और आईजीई क्या करेगा, उस एलर्जी कंडीशन को कम करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं आईजीडी की। आईजीडी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बेसिकली ये रिसेप्टर होता है, ठीक है, रिसेप्टर ऑफ बी सेल, रिसेप्टर ऑफ बी सेल। ये बी सेल के ऊपर एज अ रिसेप्टर काम करता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई और आईजीडी के हमने उसके हवाले से ओवरव्यू पढ़ा, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थी बॉडी के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़। तो अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी के मेन टॉपिक पे आते हैं। पीछे हमने पढ़ा था WBCs, उसके अलावा हमने पढ़ी थी एंटीबॉडी, ठीक है। अब हम आते हैं इम्यूनिटी के ऊपर। हमारे पास इम्यूनिटी दो किस्म की होती है। एक होती है हमारे पास नॉन स्पेसिफिक, जिसे हम इननेट या इनबॉर्न कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जिसे हम एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर, तो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, ये एक्टिवेट कब होता है? इट एक्टिवेट, ठीक है, हाईएस्ट एंटीबॉडी एंट्रेंस, ठीक है। जब भी हमारे बॉडी के अंदर हाईएस्ट एंटीबॉडी एंट्रेंस होगी, यानी ज़्यादा तादाद में जब भी आएंगे, तो क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक सबसे पहले काम करेगा और उनकी तादाद को अंदर जाने से रोकेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें हमारे पास नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक हमारे पास होता है फिजिकल बैरियर, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं फिजिकल बैरियर को, ठीक है।
अब फिजिकल बैरियर क्या है? फिजिकल बैरियर क्या है? जो हमारे को दिखता है, ठीक है, जो हम देख सकते हैं, जिसको इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है स्किन। स्किन फिजिकल बैरियर है। अब स्किन क्या है? स्किन के अंदर हमने पढ़ा होगा हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा होता है, ठीक है। स्किन क्या है? फिजिकल बैरियर है, नॉन स्पेसिफिक, यानी कि कोई भी एंटीजन आएगा, चाहे वो कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कुछ भी हो, वो जब एंटर होगा तो स्किन सबके खिलाफ एक जैसी हिकमत अमली अपनाएगी और अंदर जाने से रोकेगी, ठीक है। अगर हम सेकंड देखें तो सेकंड हमारे पास क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है? म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे अंदरूनी लेयर होती है जो कि एक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी में हेल्प करती है और रेजिस्टेंट करती है एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड हमारे पास है नेज़ल हेयर, ठीक है, नेज़ल हेयर। फोर्थ हमारे पास है फेगोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, हम देखें इसके बाद हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है, और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है। अब हम देखें तो नेज़ल हेयर हमारे पास जो होते हैं, नेज़ल हेयर बेसिकली बहुत ट्रेंड होते हैं हमारे पास। ये क्या हैं? ये एयर को प्योरीफाई करते हैं, प्लस इसके साथ साथ क्या करते हैं कि ये एंटीजन या पैथोजन को अंदर एंटर होने से भी रोकते हैं। फेगोसाइटोसिस कौन सा अमल होता है? जिसके अंदर इंगल्फिंग होती है, ठीक है, जरासीम को खाया जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी यही फंक्शन परफॉर्म होता है। हम देखें, हमने फिजिकल बैरियर पढ़ लिया है, तो हमारे पास सेकंड जो होता है वो होता है केमिकल बैरियर, ठीक है। केमिकल बैरियर हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट हमारे पास होता है लाइसोजाइम्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है HCl। थर्ड हमारे पास होता है सीलिया। फोर्थ हमारे पास मौजूद होता है बाइल। फिफ्थ हमारे पास होता है यूरिन, ठीक है। अब लाइसोजाइम्स कहाँ पर होते हैं? टीयर्स में होते हैं, ठीक है, सलाइवा में होते हैं। टीयर्स और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते ही हैं, और ये क्या करते हैं? बेसिकली ब्रेक डाउन करते हैं एंटीजन की, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? टीयर्स एंड सलाइवा में, टीयर्स एंड सलाइवा में, ठीक है। HCl हमारे पास हमें पता है स्टमक के अंदर होता है। सीलिया हमारे पास अंदरूनी सेल के ऊपर से मौजूद होते हैं। बाइल हमारे पास जो होता है वो लिवर से सिक्रीट होता है, और यूरिन हमारे पास यूरिन सिस्टम में मौजूद होता है। तो ये तमाम जो होते हैं ये केमिकल बैरियर होते हैं किसी भी एंटीजन के ख़िलाफ़, पैथोजन के ख़िलाफ़, ठीक है। ये उसको एक केमिकली जो होता है वो एज अ बैरियर काम करते हैं, और इम्यूनिटी की हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ को अंदर जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी, जिसको हमने कहा था स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इनके सेकंड नेम जो होते हैं वो आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो इसको भी हम बेसिकली डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। एक पार्ट और हमारे पास ये हो गया सेकंड पार्ट, ठीक है। पहले को हम कहते हैं ये हमारे पास है ह्यूमरल, ठीक है, ह्यूमरल। और सेकंड जो हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ठीक है। एक हमारे पास हो गई सेल्फ मीडिएट, एक हमारे पास हो गई ह्यूमरल। अब हम आते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट हम इस पे बात करेंगे और सेकंड हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेल मीडिएट इम्यूनिटी की। सेल मीडिएट इम्यूनिटी होती क्या है, किस तरह फंक्शन करती है, क्या करती है, ठीक है। सेल मीडिएट इम्यूनिटी, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं टी सेल, ठीक है। जो हमारे पास टी सेल थे, लिम्फोसाइट का पार्ट, वो हमारे पास सेल मीडिएट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं टी सेल को, टी सेल का क्या काम है इसके अंदर।
टी सेल के अंदर जो दो सेल हमारे पास मौजूद थे, हमने पीछे पढ़े थे, एक को हमने कहा था टी सी सेल और एक को हमने कहा था टी एम सेल। तो ये दोनों इसके अंदर फंक्शन करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास टी सी सेल और एक हमारे पास टी एम सेल। टी सी सेल का काम क्या है, मैंने आपको बताया था, इसको हम टी के सेल भी कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये टी साइटोटॉक्सिक सेल होते हैं। साइटोटॉक्सिक का मतलब यही है कि ये हार्मफुल होते हैं उनके खिलाफ, एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। टी साइटोटॉक्सिक सेल हैं और ये किल करते हैं एंटीजन को, ठीक है। और टी एम सेल का काम क्या है, ये मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक के अंदर ह्यूमरल की। तो ह्यूमरल के अंदर हमारे पास कौन से होते हैं, बी सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। बी सेल्स क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। ये करेंगे, ये क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। अब अगर हम मज़ीद देखें तो ह्यूमरल जो होता है हमारे पास, जो बी सेल को बी सेल जिसके अंदर काम करते हैं, जिस इम्यूनिटी के अंदर, और ये करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। और उसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक हमारे पास एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक हमारे पास होता है पैसिव ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है और किस तरह फंक्शन करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी को, ठीक है। एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है कि जो हमारा बॉडी जो होता है, हमारा जो बॉडी जिस्म जो होता है वो हमारा खुद बनाता है एंटीबॉडी, ठीक है। इसके अंदर एंटीबॉडी जो होती है, वो एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, ठीक है। हमारा बॉडी खुद बनाता है, ठीक है। हमारा बॉडी जो होता है वो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी खुद बनाता है, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट टाइप जो होती है हमारे पास, इसकी सब डिवीजन है, दो हिस्से होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचुरल क्या है। नेचुरल क्या है, इसके अंदर कोई भी एंटीजन जो होता है वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होगा, ठीक है। एंटीजन की एंट्रेंस होगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और आखिर में क्या होगा, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। क्या हुआ, एंटीजन आया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, ठीक है। तो एंटीबॉडी कैसे बनी, खुद बनी, ठीक है। कोई भी बाहर का कुछ चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी, कोई हेल्प आउट नहीं हुई, ठीक है। खुद आया, खुद बनाया, ठीक है। ये सारा कुछ क्या होगा, हमारे पास ये आएगा एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी, या हम इसको यूँ कहें कि एक्टिव नेचुरल ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं सेकंड है पैसिफिक आर्टिफिशियल, ठीक है। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होगा कि हम एक किसी भी शख्स को, किसी को भी हम क्या करेंगे, वैक्सीन देंगे, ठीक है। वैक्सीन देंगे। वैक्सीन में हम क्या करेंगे, वैक्सीन में हम एंटीजन को एंटर करेंगे। किसको एंटर करेंगे, एंटीजन को एंटर करेंगे। एंटीजन के एंटर होने से क्या होगा, हालांकि एंटीजन होगा इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। एंटीजन नुकसानदार नहीं होगा, लेकिन होगा क्या कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी। इसके अंदर क्या हुआ, हमने किसी को भी वैक्सीन दी, वैक्सीन के जरिए हमने क्या किया कि उसकी बॉडी के अंदर एंटीजन एंटर करवाया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो गई, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल है, मेन एग्जांपल जो इसकी वैक्सीन की एग्जांपल है वो है पोलियो वैक्सीन, ठीक है। पोलियो वैक्सीन के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है, ये ऑरली दी जाती है, ठीक है। इनका इनटेक जो है वो ऑरली है, ठीक है। अब हम आते हैं पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। पैसिव इम्यूनिटी को हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि ये बनी बनाई मिलती है हमें। क्या होगा, इसमें हमारे पास बनी बनाई एंटीबॉडी, यानी बनी बनाई हमारे पास एंटीबॉडी जिसम के अंदर हम एंटर कर लेंगे, ठीक है। बनी बनाई होगी, ठीक है। सेल्फ मेड नहीं होगी, नॉन सेल्फ मेड होगी, ठीक है। नॉन सेल्फ प्रोडक्ट होगी, प्रोड्यूस होगी। इसकी भी हमने दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल, ठीक है। अब इसकी हम नेचुरल देख लेते हैं। इसका नेचुरल में क्या होगा
के मदर टू फीटस। अब मदर टू फीटस क्या है, इसको हम सिंपली डिफाइन करें तो मदर टू बेबी क्या होगा कि हमारे पास जो एंटीबॉडी होगी वो मदर टू फीटस, या सिंपली हम डिफाइन करें तो मदर टू बेबी, माँ से बच्चे में जाना। अब क्या होगा, किस तरह जाती है, ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा। ठीक है, हमारे पास हमने पढ़ा था आईजीजी वैक्सीन क्या करती है, ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये बेबी में चली जाती है। तो बेबी में क्या होगा, बनी बनाई वैक्सीन हमारे पास, नहीं बनी बनाई एंटीबॉडी हमारे पास क्या हो गई, मिल गई। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा था IgA हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, बॉडी सिक्रीशन में। तो ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है, माँ का जो दूध होता है वो जब बच्चे के अंदर एंटर होगा तो बेसिकली बॉडी सिक्रीशन के अंदर IgA मौजूद है। तो जब वो ब्रेस्ट मिल्क के जरिए बच्चे में जाएगा तो बच्चे को बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा नेचुरल में कि बनी बनाई एंटीबॉडी माँ से बच्चे में जा रही है, चाहे वो क्रॉस करे प्लेसेंटा को या ब्रेस्ट मिल्क के जरिए जाए। ठीक है, तो दोनों सूरतों में बच्चे को बनी बनाई क्या मिल गई है, एंटीबॉडी मिल गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड आर्टिफिशियल में क्या होगा, हम इसमें भी हम देंगे, क्या करेंगे, हम इसको बनी बनाई एंटीबॉडी बच्चे के अंदर या किसी भी बड़े के अंदर एंटर कराएंगे। ठीक है, एंटीबॉडी एंटर इन बॉडी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी को ही एंटर करा देंगे, किसमें, किसी भी शख्स में, बच्चे में, किसी में भी हम बनी बनाई एंटीबॉडी एंटर करा देंगे। ठीक है, उसके अंदर इसके एंटीबॉडी नहीं होगी या बनाने की सलाहियत नहीं होगी या इम्यून सिस्टम वीक होगा, कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सूरत में हम क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी किसी के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, अब बनी बनाई एंटीबॉडी किसी तरीके से भी हम कर सकते हैं, चाहे वो हम वैक्सीन के ज़रिए करें, ठीक है, फिर चाहे हम वो प्लाज्मा थेरेपी करें। ठीक है, किसी सूरत में भी हम क्या करेंगे, हम एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी हम किसी दूसरे के अंदर एंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था ह्यूमरल बी सेल प्रोडक्शन, यानी इम्यूनिटी का हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अभी इम्यूनिटी की हमने 2 टाइप्स पढ़ी, उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा 3 लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अभी हमारे पास 3 लाइन ऑफ डिफेंस होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास पहली चीज़ जो आ जाती है वो होती है फिजिकल बैरियर। ठीक है, फिजिकल बैरियर क्या है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब डिफेंस का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करना, यानी कि इज़ा रुकावट काम करना। ठीक है, डिफेंस करना, अपने आप को दिफा करना। ठीक है, मुकाबला करना, कुछ भी करना डिफेंस में आ जाता है। तो फिजिकल बैरियर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें थी हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास स्किन हो गया, हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेज़ल हेयर हो गए, इसके अलावा हमारे पास सीलिया हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, फिजिकल बैरियर। हम इसके अंदर सेकंड जो होता है वो होता है केमिकल बैरियर। ठीक है, केमिकल बैरियर के अंदर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, हमारे पास HCl होता है, हमारे पास HCl के अलावा हमारे पास म्यूकस होता है। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन फिजिकल में आती है और म्यूकस सेल्स जो होते हैं वो केमिकल बैरियर में आते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बाइल हो गया, इसके अलावा हमारे पास टीयर्स हो गए, आंसू जिनके अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हमारे पास यूरिन आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, ये काम करेंगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। कोई भी जरासीम एंटर होगा तो उसको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, स्किन, म्यूकस, नेज़ल एयर, सीलिया, अच्छा अंदर एंटर हो गया तो HCl, म्यूकस, बाइल, टीयर्स, यूरिन, इनसे पास होना पड़ेगा। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होना चाहता है तो उनको इस 2 बैरियर्स को क्रॉस करना होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर।
सेकेंड लाइन, अब फर्ज करें फर्स्ट लाइन क्रॉस कर ली एंटीबोजन ने, एंटी पैथोजन ने, अब वो आ गया हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, के सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर होता क्या है, ठीक है। अब कोई भी एंटीजन था वो हमारे इंटर इन द बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल इंटर हो गया है, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा जो सेल होगा, ठीक है, ये हमारे पास एंटीजन है, ये हमारे पास होस्ट है, ठीक है। अब ये सेल के अंदर इंटर हो गया, ठीक है। अब सेल को तो मालूम हो चुका है कि ये क्या है, एंटीजन है, तो सेल क्या करेगा, सेल प्रोड्यूस करेगा, सेल प्रोड्यूस करेगा एक केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कीमोटॉक्सिन। सेल ने क्या किया, कीमोटॉक्सिन रिलीज किया। अब कीमोटॉक्सिन क्या करेगा, कीमोटॉक्सिन करेगा कि इट प्रोवाइड सिग्नल टू फेगोसाइटोसिस। ये क्या करेगा, ये अब हमारे पास फेगोसाइटोसिस के लिए सिग्नल प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस, ये याद रखिएगा, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास मैक्रोफेज आया, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एंटीजन को इनगल्फ कर दिया, ठीक है, ये था मैक्रोफेज, इसने क्या किया, एंटीजन को इनगल्फ कर दिया। अब इनगल्फिंग के बाद क्या होगा कि इसके अंदर फर्स्ट क्या होगा, मैक्रोफेज ने इनगल्फ कर दिया किसको, एंटीजन को। अब क्या होगा, मैक्रोफेज के अंदर लाइसोजाइम्स क्या करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ एंटीजन, एंटीजन की ब्रेक डाउन शुरू कर देंगे, ठीक है। एंटीजन की ब्रेक डाउन शुरू हो गई, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारे पास मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज क्या करेगा, मैक्रोफेज रिलीज करेगा एक प्रोटीन, ठीक है, जिसको सेल्फ मैक्रोफेजेस की सेल्फ प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, उसका नाम हमारे पास है MHC, ठीक है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिलीज करेगा। अच्छा, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स का क्या काम है, ये जो एंटीजन लाइसोजाइम ने ब्रेक किया है, ये उनको अपने ऊपर अटैच कर लेगा, ठीक है, MHC अटैच द पीस ऑफ एंटीजन, ठीक है। अब जैसे हमने आपको बताया कि MHC रिलीज हुआ, ठीक है, MHC क्या करेगा, अपने ऊपर बाइंड कर देगा एंटीजन को, ठीक है। एंटीजन बाइंड होने के बाद इम्यून सिस्टम से सेल आता है TH, टी हेल्पर सेल आ गया, ठीक है। अब टी हेल्पर सेल क्या करेगा कि भाई आ तो जाएगा, यहाँ पर उसकी कमिंग तो हो जाएगी, लेकिन TH सेल आएगा इनएक्टिव फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है तो मैक्रोफेज उसको डायरेक्ट तो कोई चीज़ दे नहीं सकता, और मेजर हिस्टो कॉम्प्लेटिबिलिटी जो कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन है, ये तो एक्टिव चीज़ को ही इंफॉर्मेशन देगा या एंटीजन को देगा, ठीक है। तो होगा क्या, फिर मैक्रोफेज रिलीज करेगा इंटरल्यूकिन 1, और इंटरल्यूकिन 1 क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा TH को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैक्रोफेज जो होते हैं, मैक्रोफेज is also known as
APC, ठीक है, ये याद रखना है आपने। APC मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। अब मैक्रोफेज ने उसको इनगल्फ कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दी, लेकिन उसके अलावा वो APC यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे जिस्म को बताता है कि यहाँ पर एंटीजन आ चुका है। एंटीजन के बारे में बताने वाले का काम ये क्या करता है, मैक्रोफेज करता है, ठीक है। मैक्रोफेज ने क्या किया, इंटरल्यूकिन 1 के जरिए TH को एक्टिवेट किया। TH क्या करेगा, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो सब कुछ हुआ है एंटीजन के हवाले से, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, एंटीजन किस तरह है, एंटीजन तादाद में ज़्यादा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। वो अभी हम पढ़ेंगे कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देख लिया कि क्या हुआ, मैक्रोफेज के अंदर एंटीजन था, इसकी ब्रेकडाउन हुई, मैक्रोफेज ने मेजर हिस्टो कॉम्प्लेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाई, और MHC ने क्या किया कि अपने ऊपर एंटीजन को बाइंड किया। फिर TH आया, TH के आने के बाद क्या हुआ कि मैक्रोफेज ने IL-1 यानी इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस किया। IL-1 ने क्या किया कि TH को एक्टिवेट किया, और TH ने एंटीजन की जितनी भी मालूमात थी वो लेके चला गया थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमने पढ़ा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकेंड लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे पास है, ये दोनों लाइंस जो होती हैं ये आती हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ये MCQs के हवाले से ये बेस्ट है, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन जो हमारे पास है वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के अंदर आती है, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। T हेल्पर सेल ने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है, अब हम आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के पास, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को पहले हम सरसरी पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं T सेल और B सेल, ठीक है। T सेल और B सेल का जिक्र हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्या होगा, T सेल हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं और B सेल। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एंटीजन आ गया तो TH सेल उसको लेके आ जाएगा TC सेल के पास, T में या B सेल के पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मखसूस जगह को देखते हुए वो T सेल या B सेल के पास जाएगा। T सेल के पास वो तब जाएगा जब एंटीजन कहाँ पर मौजूद होगा, एंटीजन प्रेजेंट इन सेल और टिश्यू। जब एंटीजन मौजूद होगा सेल या टिश्यू में तो T हेल्पर सेल इंफॉर्मेशन लेके आएगा किसके पास, T सेल के पास, ठीक है। अब T सेल में हमारे पास कौन से आ जाते हैं, TC सेल और TM सेल, ठीक है। TC सेल के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, ये किल कर देता है, ठीक है। किल कर देगा, किसको कर देगा, किल इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। जो सेल इन्फेक्टेड है उसको किल कर देगा। और T मेमोरी सेल क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, ठीक है। ये तो हमारे पास होगा T सेल। अब हम आते हैं B सेल के पास। B सेल हमने पढ़ा भी था हमने पहले भी कि B सेल क्या करता है, प्लाज्मा भी प्रोडक्शन करता है। और प्लाज्मा क्या करेगा, हमने आपको पढ़ाया भी था, बताया भी था, क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। अब हमारे पास एंटीबॉडीज़ कितनी किस्म की थी हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं 5 किस्म की, ठीक है। IG फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होती है IgM, फिर IgG, फिर IgA, फिर IgE और आखिर में IgD। अब IgM कब आएगा, जब फर्स्ट रिस्पॉन्स देना हो, ठीक है। IgG कब आएगा, जब सेकंड रिस्पॉन्स देना हो, ठीक है। और इसके अलावा IgA कब आएगा, जब कोई भी बॉडी सिक्रीशन होगी, बॉडी सिक्रीशन के अंदर अगर कोई एंटीजन आ गया, ठीक है। IgE कब आएगा, जब कोई एलर्जी कंडीशन होगी, ठीक है, एलर्जी कंडीशन के अंदर ये आएगा। और ये तो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ये रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। अगर B सेल के ऊपर रिसेप्टर का कोई काम होगा, ये B सेल के रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था कि भाई T हेल्पर सेल जो था उसने इन्फॉर्मेशन ले ली थी और वो आ गया था, T हेल्पर सेल इन्फॉर्मेशन लेके आ गया था हमारे पास, कहाँ पर आ गया था, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इसको वेलकम किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, TH मजीद डिवाइड हो जाता है, ठीक है। TH1, TH2,
और TH17। वैसे तो इसके एग्ज़ाम ज़्यादा हैं, लेकिन चूंकि हम हमारे टॉपिक के अंदर सरसरी हैं, ठीक है, इन्हीं तीनों का जिक्र है तो हम इन्हीं तीनों को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इसका आने के बाद क्या होगा कि TH मज़ीद डिवाइड होता है, मतलब TH की एग्ज़ाम में TH1, 2 और 17। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था TH एक्टिवेट नहीं था, उसको इंटरल्यूकिन 1 ने एक्टिवेट किया, ठीक इसी तरह TH1, TH2 और TH17 भी एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो इनकी एक्टिवेशन के लिए इंटरल्यूकिन 2 आता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि क्या इंटरल्यूकिन 1 TH1, 2 और 17 को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं TH की कि भाई TH ने एक्टिवेट करा दिया TH1, 2 और 17 को, लेकिन अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि कौन सा काम करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। TH1 के अंदर क्या होता है कि TH1 क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है TC सेल को और मैक्रोफेजेस को, ठीक है। अब TH2 के पास आता है, ये क्या करता है, ये भी एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन काम करता है TC प्लस B सेल, ठीक है। अब इसकी बात करें तो ये क्या करता है, ये मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल को, तमाम मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को ये लेके आएगा और एंटीजन को ख़त्म करने की कोशिश करेगा, सही है, तमाम मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि TH इस तरह नहीं है कि किसी के पास भी ले जाएगा, वो TC सेल मैक्रोफेज, ठीक है, इनके पास तब लेके जाएगा जब एंटीजन प्रेजेंट होगा सेल या टिश्यू में, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंट सेल और टिश्यू, तो फिर वो लेके जाएगा TC सेल के पास या मैक्रोफेज के पास या न्यूट्रोफिल के पास, ठीक है। और अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा हमारे पास, एंटीजन प्रेजेंट इन फ्लूइड, अगर एंटीजन प्रेजेंट हुआ फ्लूइड के अंदर तो वो लेके जाएगा B सेल के पास, ठीक है। तो B सेल क्या करता है, ये हम पढ़ चुके हैं कि B सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो अब हम इम्यूनिटी का सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। हमारे पास जो है वो क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। अब हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी की कितनी टाइप्स हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी 4 टाइप्स होती हैं और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, वो सब कुछ हम इसी टॉपिक में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन देखें तो हाइपर सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, इट इज़ अनडिज़ायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल इम्यून सिस्टम इंक्लूडिंग एलर्जीज एंड ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। अनडिज़ायरेबल का मतलब नाखुशगवार, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जो कि हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर एलर्जीज़ और ऑटो इम्यूनिटी भी शामिल होती है। अब एलर्जीज़ क्या हैं, ऑटो इम्यूनिटी क्या है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी की अगर हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द पुअर एक्शन अगेंस्ट एंटीजन काउज हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे कि हाइपर सेंसिटिविटी कैसे काउज होती है, तो हमारे इम्यून सिस्टम का पुअर एक्शन, ठीक है, किसी भी एंटीजन के खिलाफ क्या काउज करता है, हाइपर सेंसिटिविटी काउज करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इंटॉलरेंस। हाइपर सेंसिटिविटी का सेकेंड नेम जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है और थर्ड नेम जो है वो इंटॉलरेंस भी है, यानी इनको इन नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप्स के हवाले से देखा जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स हैं, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, क्या फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, फर्स्ट टाइप जो होती है इसकी, सेकंड टाइप जो होती है इसकी, इस तरह थर्ड और फोर्थ भी होती है, और अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी की। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं एनाफिलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। अब एनाफिलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि कोई भी एंटीजन हमारे अंदर इंटर होगा, ठीक है, एंटीजन इंटर होने के बाद TH2 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और बी सेल बनाएगा। हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि TH2 क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ TC सेल और बी सेल करता है। तो जब बी सेल बन जाएंगे तो वो क्या करेंगे, IgE की प्रोडक्शन करेंगे। हमने बताया था आपको कि बी सेल प्लाज्मा बनाते हैं और प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो एंटीजन IgE क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, IgE बनने के बाद IgE क्या करेगी, बेजिनोफिल्स और मास्ट सेल को बनाएगी। ठीक है, बेजिनोफिल और मास्ट सेल क्या करेंगे, बेसिकली बेजिनोफिल और मास्ट सेल क्या करेंगे, अटैच होंगे IgE के साथ। ठीक है, और क्या करेंगे, इट किल द एंटीजन बट रिलीज हिस्टामिन प्रोटीन व्हेन इट कम आउट फ्रॉम बेजिनोफिल्स एंड मास्ट सेल, इट कॉज, ठीक है, एलर्जी इन बॉडी। अब क्या होगा, बेजिनोफिल्स WBCs का पार्ट है, जबकि मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू है, ये बेजिनोफिल्स के साथ काम करता है। ठीक है, क्या करेगा, दोनों क्या करेंगे, एंटीजन को किल कर देंगे, लेकिन किल करने के बाद क्या करेंगे, ये रिलीज़ करेंगे एक हिस्टामिन प्रोटीन रिलीज़ करेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे जिस्म के अंदर एलर्जिक कंडीशन काउज हो जाती है। ठीक है, हमारे जिस्म के अंदर जो हमें एलर्जी होती है वो बेसिकली हिस्टामिन की वजह से होती है। ठीक है, मास्ट सेल और बेजिनोफिल अटैक करते हैं, एंटीजन को किल करते हैं, लेकिन उस दौरान हिस्टामिन रिलीज़ हो जाता है इनसे, एक प्रोटीन है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एलर्जिक कंडीशन काउज हो जाती है। इसके अलावा से हम इसके हवाले से हम एक आपको इम्पॉर्टेंट 2-3 और बातें हम बता देते हैं। IgE जो है वो हमारे पास क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, और एंटीजन तो ये है। हाइपर सेंसिटिविटी 1 के अंदर एंटीजन जो हमारे जिस्म के अंदर एंटर होते हैं वो फ्री होता है। ठीक है, ये याद रखना है, वो फ्रीली घूम रहा होता है, जबकि एंटीबॉडी जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात क्या क्या है, IgE, ठीक है, बेजिनोफिल, मास्ट सेल, एलर्जी। ठीक है, और एंटीजन फ्री है, एंटीबॉडी फिक्स है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी 2। इसके अंदर बेसिकली वही काम होता है, एंटीजन आता है, TH2 को एक्टिवेट हो जाता है, TH2 बी सेल बनाता है और बी सेल बना देगा एंटीबॉडी, लेकिन इसमें एंटीबॉडी जो बनेगी वो IgG और IgM बनेगी। ठीक है, अब IgG और IgM क्या करेंगे भाई, ये तो IgM तो प्राइमरी रिस्पॉन्स देगा, IgG सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, ऐसी ही है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि एंटीजन वहाँ पर फ्री था और एंटीबॉडी फिक्स था, लेकिन इसके अंदर उलट होगा, इसके अंदर जो एंटीजन आया वो क्या होगा, वो फिक्स होगा। ठीक है, और एंटीजन जो होगा वो फ्री होगा। ठीक है, अब क्या होगा, एंटीजन आया, एंटीजन ने क्या किया, हमारे RBC के ऊपर अटैचमेंट शुरू कर दी। ठीक है, अटैचमेंट शुरू करने के बाद क्या होगा, अब मैंने आपको बताया IgM और IgG आएंगे। IgM और IgG क्या है, एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, ये फ्रीली घूम रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी आएगा और इसके ऊपर अपने आप को यूँ अटैच कर लेगा। ठीक है, यूँ अटैच कर लिया, उसके बाद क्या होगा, मैक्रोफेजेस आएंगे और वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, इनगल्फ कर देंगे। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है हमारे पास कि मैक्रोफेजेस कम एंड इनगल्फ होल RBC। ठीक है, इट इज़ नॉन एज ऑटो इम्यूनो हिमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑटो इम्यूनिटी भी हो जाती है। तो ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली यही चीज़ है। ठीक है, हमारा जो अपना जो बॉडी का अपने जो सेल हैं, मैक्रोफेजेस हैं, वो हमारे अपने बॉडी के RBC को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, एनीमिया यानी खून की कमी। जाहिर बात है, जब RBC को इनगल्फिंग शुरू हो जाएगी, RBC को ही खाना शुरू हो जाएगा मैक्रोफेज, तो हमारे पास खून की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी 2 है, जिसके अंदर एंटीजन फिक्स है, एंटीबॉडी फ्री है, IgG और IgM काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, RBC के ऊपर अटैचमेंट होती है इनकी, और बेशतर औकात क्या होता है कि मैक्रोफेज पूरे के पूरे RBC को एंटीजन के साथ इनगल्फ करके तोड़ देते हैं, खा जाता है,
उसकी वजह से ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होता है और इसको हम ऑटो इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारे पास थर्ड टाइप है जिसको हम कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। इसको इम्यूनो और कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं ये हम नीचे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी बहुत सार फ्री, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि पहले में कौन सा फ्री था और कौन सा फ्री नहीं था, सेकंड में, थर्ड में, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एंटीजन आएगा, TH2 एक्टिवेट होगा, बी सेल आ जाएगा और उसके बाद IgM IgG की प्रोडक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब IgM IgG जो ये तो उसके अंदर भी बन रहे थे, हाइपर सेंसिटिविटी 2 के अंदर बन रहे थे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से में क्या है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि हाइपर सेंसिटिविटी 3 के अंदर जो एंटीजन आएगा वो ब्लड के अंदर घूम रहा होगा, ठीक है। ये एक हमारे पास वेन या आर्टरी आप ले लें, ये उसके अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास IgM IgG आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एंटीबॉडी है, ठीक है, और ये हमारे पास एंटीजन है, ठीक है। तो अब एंटीजन भी फ्री, एंटीबॉडी भी फ्री, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे, इस तरह पकड़ लेंगे ये, ठीक है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऊपर हमने क्या कहा था, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स। तो इम्यूनोजन क्या है, एंटीजन को कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स यानी कि इन दोनों का कॉम्प्लेक्स है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा, जब ये इसको अपने साथ बाइंड कर देगा तो मैक्रोफेज आएगा और इसको इनगल्फ कर जाएगा, ठीक है। अब हम आपको एक और बात बता दें, हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2 और 3 को मिला के एक नाम दिया जाता है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी 2 क्यों कहते हैं, क्योंकि जाहिर बात है, हमने पढ़ा था कि पहले के अंदर क्या हुआ, एंटीबॉडी बनी, दूसरे के अंदर क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ बनी, तीसरे के अंदर क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ बनी। तो जाहिर इसलिए इसका नाम रखा है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, क्योंकि इसके अंदर बन क्या रहे हैं, हाइपर सेंसिटिविटी के इन 3 टाइप्स के अंदर बन क्या रहे हैं, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 4th टाइप के ऊपर। 4th टाइप हमारे पास जिसको हम डिले इम्यूनिटी भी हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, या सेल मीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, सेल्फ मीडिएट भी कहते हैं, ठीक है। सेल मीडिएट, सेल्फ मीडिएट और डिले, ठीक है, ये 3 नाम है। एंटीजन प्रेजेंट एंड टिश्यू और ऑर्गन, ठीक है। बाकी में क्या था, मुख्तलिफ जगहों में प्रेजेंट थे, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, एंटीजन जो आएगा वो टिश्यू या ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा, इसके अंदर मैं आपको सरसरी बताता हूँ, फिर डिटेल में बताता हूँ। इसके अंदर TH हो गया, TH1, TH1 और TC होगा और TH17 होगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी डिटेल की तरफ, ठीक है, कि कौन सा क्या होगा और किस तरह करेगा, ठीक है। TH1 के अंदर मैक्रोफेज और TC सेल आते हैं, और TH17 के अंदर मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल आते हैं। TH17 को हम पहले कवर करते हैं। TH17 के अंदर क्या होगा, मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दोनों का काम बेसिकली एक ही है, इनगल्फिंग, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। ये क्या करेंगे, ये फेगोसाइटोसिस कर देंगे, ठीक है। फेगोसाइटोसिस हमने पढ़ा था कि क्या होगा, इनगल्फिंग हो जाएगी, और ये पूरे के पूरे यानी कि ये आएंगे और पूरे के पूरे एंटीजन को इनगल्फ करके उसको यहाँ से ब्रेक डाउन शुरू कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके ख़त्म कर देंगे। अब हम आते हैं TH1 की तरफ। TH1 के अंदर क्या होगा, मैक्रोफेजेस का काम इनगल्फिंग है, ये एंटीजन को इनगल्फ कर जाएंगे। हमारा बेसिकली काम ज़्यादातर हम तवज्जो देते हैं TC पर। टी साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे प्रोटीन जिसका नाम है परफोरिन। परफोरिन क्या करता है कि ये एंटीजन के सेल मेम्ब्रेन के अंदर होल करना शुरू कर देता है, और जाहिर बात है कि ये हमारे पास एंटीजन है, ठीक है। जब इसके इधर होल होना शुरू हो जाएंगे तो ये फट जाएगा, इससे चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो इस सूरत में क्या होगा, जो एंटीजन का DNA था वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। डीनेचर आपको पता होगा या मैं बता देता हूँ कि जब एंटीजन का DNA या, ठीक है, या प्रोटीन को आप डीनेचर कर लें, ठीक है, तो ये क्या कर जाता है, ये किल हो जाता है, ठीक है। अगर आपने DNA या प्रोटीन को डीनेचर कर दिया एंटीजन के, तो ये किल हो जाएगा, ठीक है। अब डीनेचर हो गया, ये किल हो गया, लेकिन इसमें एक और मसला ये होता है कि परफोरिन आल्सो होल इन आवर सेल एंड मेक एलर्जी, ठीक है। वो एंटीजन के सेल मेम्ब्रेन में तो होल कर रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड है, लेकिन हमारे सेल में भी ये होल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे को एलर्जी काउज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ही हाइपर सेंसिटिविटी 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब हम इम्यूनिटी के अंदर कुछ टर्म्स को हम देख लेते हैं। कुछ टर्म्स हमने स्टार्ट में पढ़ ली थी, कुछ ये पढ़ लेंगे, ठीक है। एनी सेल प्रोड्यूस सिग्नल टू इम्यूनिटी टू शो एंटीजन, ठीक है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइंस क्या हैं, बेसिकली
कि जब हमारा कोई भी सेल हो, चाहे वो इन्फेक्टेड हो, नॉन इन्फेक्टेड हो, ठीक है, वो जब सिग्नल प्रोड्यूस करता है एंटीजन इम्यूनिटी को कि एंटीजन आ गया है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, अब हमारे पास कीमोटॉक्सिन क्या है और कीमोकाइंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं कीमोकाइंस को। एनी सेल प्रोड्यूस सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल टू अट्रैक्ट इम्यूनिटी। अब क्या है, कोई भी सेल, लेकिन कौन सा, कोई भी सेल जो कि सिग्नल प्रोड्यूस करता है थ्रू केमिकल, वो केमिकल रिलीज करेगा और उसके बाद इम्यूनिटी, वो केमिकल जाएगा इम्यूनिटी के पास और उसके बाद वहाँ से हेल्प आएगी। और इसकी एग्जांपल क्या है, कीमोटॉक्सिन। ठीक है, ये एक केमिकल है। अब कीमोटॉक्सिन क्या है, कोई भी इन्फेक्टेड सेल जिसने प्रोड्यूस किया सिग्नल किसके जरिए, कीमोटॉक्सिन के जरिए। ठीक है, केमिकल रिलीज हुआ और उसने क्या किया, अट्रैक्ट किया मैक्रोफेजेस को अपनी तरफ। ठीक है, अब आते हैं कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट क्या है, इट इज़ अ प्रोटीन, ये प्रोटीन है। ठीक है, लाइसिस माइक्रोब्स इन्हांस फेगोसाइटोसिस बाय ऑप्सोनाइजेशन एंड इंटेंसिफाइज इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यून रिस्पॉन्स। क्या, लाइसिस माइक्रोब्स, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इन्हांस का मतलब होता है बढ़ाना। ये क्या करता है, माइक्रोब्स को ब्रेक डाउन करता है, इन्हांस कर देता है फेगोसाइटोसिस यानी इनगल्फिंग की, किसके जरिए, ऑप्सोनाइजेशन के जरिए, और इंटेंसिफाइज इन्फ्लेमेटरी यानी इम्यून रिस्पॉन्स, और इसको बढ़ावा देता है। अच्छा, अब हम यहाँ सरसरी देख लेते हैं कि ऑप्सोनाइजेशन क्या है। ठीक है, ऑप्सोनाइजेशन बेसिकली क्या है, कोटिंग एंड टैगिंग ऑफ एंटीजन। अब क्या होगा, हमने ऊपर पढ़ा कि भाई ये फेगोसाइटोसिस करता है ऑप्सोनाइजेशन के जरिए। अब फेगोसाइटोसिस करने वाला चाहे मैक्रोफेज है, मैक्रोफेजेस हैं या न्यूट्रोफिल है, उसको तो एंटीजन पहचानना पड़ेगा ना। तो उसको पहचानने के लिए ऑप्सोनाइजेशन का अमल होता है, यानी कि एंटीजन की कोडिंग और टैगिंग होती है, जिसके ज़रिए मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल पहचान जाते हैं कि हमने किसको खाना है। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, द वे ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज़ यूज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ने जो तरीका इस्तेमाल किया, जो वे इस्तेमाल किया ऑप्सोनाइजेशन की, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, इम्यून को बुलाया, माइक्रोब्स को लाइसिस की, ब्रेक डाउन की, इस सारे सिस्टम को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब हम आते हैं इसके एक और चीज़ की तरफ, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है, रिलीज बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड हुआ, उसने एक केमिकल रिलीज़ किया, एक चीज़ रिलीज़ की, उसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का बेसिकली काम क्या है, इंटरफेरॉन रिलीज़ होगा और ये बेसिकली क्या करेगा, ये करेगा कि ये बाकी सेल्स को बताएगा कि भाई वायरस आ चुका है। ठीक है, ख़तरे की अलामत बताएगा। अच्छा, हेप्टेन क्या है, हेप्टेन लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस। ठीक है, ये एक लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस है, नॉट एंटीजेनिक इटसेल्फ एक्सेप्ट, ये खुद एंटीजेनिक नहीं होता, यानी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन जब ये कंबाइन कर जाता है प्रोटीन के साथ तो ये हमारे लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ पढ़ेंगे इसमें, एंटीजन के हवाले से हम आपको बता देते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन के हवाले से थोड़ा सा हम आपको सरसरी बता देते हैं। ठीक है, देखें, एंटीजन जो हमारे पास, हमारे पास एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडीज़ की इस वाले हिस्से को हम कहते हैं पेरिटोप। ठीक है, फेब भी कहते हैं और पेरिटोप भी कहते हैं। ठीक है, फेब का मतलब होता है FAB, F अलग है, AB अलग है। AB हम एंटीबॉडी को कहते हैं और F का मतलब होता है फ्रेगमेंट। ठीक है, अब इस हिस्से को हमने कह दिया फेब या पेरिटोप, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं बेस कांस्टेंट या FC, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा एंटीजन के उस मखसूस हिस्से को पकड़ के यहाँ पर बाइंड कर देता है। ठीक है, और जिस हिस्से को पकड़ के बाइंड करता है, यानी हर हिस्से को तो नहीं बाइंड करता, लेकिन एंटीजन के जिस हिस्से को बाइंड करता है उसको हम कहते हैं ईपीटॉप। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब आते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एंटीबॉडी है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तो ये हमारे पास हो गए दो। तो हमारे पास एक एंटीबॉडी के अंदर होता है 2 हैवी चेन और हमारे पास 2 लाइट चेन होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको नॉर्मली डिफाइन करें तो 1 पेयर ऑफ हेवी एंड 1 पेयर ऑफ लाइट चेन। चेन तो 2 ही होती हैं, लेकिन अगर हम पेयर के हिसाब से देखें तो 1 पेयर का मतलब ये है कि 2 हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एंटीबॉडी एंटीजन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो अगर आपको वीडियो के मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या किसी और टॉपिक के मुतालिक हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।